दोस्तों सुकून एफएम पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी अच्छे ही होंगे। आपको कहानी सीक्रेट घर जमाई कैसी लग रही है? आप ये हमें ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताते रहें। और जो हमारे नए सब्सक्राइबर हैं वो हमें आज कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आप लोग हमारी कहानी को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। अपने क्षेत्र का नाम या अपने शहर या गांव का नाम हमें ज़रूर लिखकर भेजेंगे। सीक्रेट घर जमाई के 10वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। समर प्राची और रोहन के साथ सिल्वर डायमंड क्लब गया था। तीनों ने वहां बहुत इंजॉय किया। वहां इंजॉय करने के बाद जब वो तीनों बाहर निकले तो वहां प्रणव के कहने पर बख्तावर ने समर को घेर लिया। लेकिन जब उसने देखा कि प्रणव ने उसको समर की सुपारी दी है तो वो डर गया और उसने समर के कहने पर प्रणव की ही टांगे तोड़ दी। उसके बाद समर वहां से निकला और वापस निपानिया पैलेस आ गया। वह उसे गेट पर ही पायल मिल गई और उसके साथ वो उसके घर चला गया। दोनों वाइन पीते पीते बातें करने लगे थे। समर ने धीरे से रेड वाइन का एक घूंट लिया और वाइन की तारीफ करते हुए कहा, ये वाइन बहुत टेस्टी है। ये 92 में बनी हुई फ्रेंच लेफाइट रेड वाइन है ना? ये वही है ना? उसके मुंह से वाइन के ब्रांड का नाम सुनकर पायल दंग रह गई, लेकिन उसने अपने एक्सप्रेशन अपने चेहरे पर आने नहीं दिए। उसने आकर्षक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, यह आपको कैसे पता चला कि यह 92 में बनी हुई लेफाटाइन वाइन है? उसके सामने बैठा आदमी वाकई इंप्रेसिव था। एक ही घूंट में वाइन का मैन्युफैक्चर ईयर भी और बैंड भी बता दिया। आखिरकार एक आम व्यक्ति सिर्फ एक घूंट से वाइन की बर्थ ईयर और ब्रांड तो क्या, टेस्ट भी नहीं समझ सकता। सिर्फ एक वाइन मास्टर ही इस लेवल तक पहुंच सकते हैं। समर ने धीरे से मुस्कुराया और वाइन के अनोखे स्वाद का वर्णन करते हुए बोला, हम्म ये 92 वाइन आज तक की सबसे महंगी वाइनों में से एक है। इसका स्वाद बिल्कुल मधुर और गाढ़ा है। इसमें थोड़ा मिठास भी है। उसकी बात सुनकर पायल ने चौंकते हुए कहा, हम्म तो मुझे लगता है कि आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। आपकी एक सेल्समैन है। जितनी गहरी आपको जानकारी है उसके हिसाब से आप एक सेल्समैन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, बल्कि आप एक करोड़पति हैं। समर उसके बाद सुनकर मुस्कुराया और बोला, मिस पायल, आपको ऐसा क्यों लगता है? पायल ने जवाब दिया, ये तो साफ साफ पता चल रहा है ना, क्योंकि सीधी सी बात है, एक सेल्समैन 92 लेफ्टाइन वाइन के नहीं खरीद सकता, इसलिए आप सेल्समैन नहीं हैं। समर ने धीरे से एक और घूंट लेते हुए कहा, ओह मिस पायल, आप बिल्कुल गलत समझ रही हैं। मैं सच में एक नॉर्मल सा सेल्समैन हूं। उसका चेहरा आनंद से भरा हुआ था। 92 में फ्रांस में सबसे कंफर्टेबल मौसम था और उस साल के अंगूर असाधारण रूप से सुगंधित और मीठे थे। और उस वर्ष बनाई गई वाइन एक यूनिक टेस्ट के साथ सबसे अच्छी वाइन बन गई थी। 92 लेफ्टाइन वाइन को वाइन की क्वीन के रूप में जाना जाता था और दुनिया भर में इसकी अच्छी रेपुटेशन थी। लेकिन इस तरह की वाइन बेहद दुर्लभ थी। कुछ मुट्ठी भर लोग ही इस तरह की वाइन खरीद सकते थे। उनमें से हर एक का स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड भी होना जरूरी था। तभी पायल ने आकर्षक ढंग से मुस्कुराते हुए हैरानी से पूछा, तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो? तुम सच में एक सेल्समैन हो? उसके सुंदर चेहरे पर अभी भी संदेह था। समर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा और ईमानदारी से कहा, मैं सुंदर लड़कियों से कभी झूठ नहीं बोलता। उसने वास्तव में पायल से कुछ झूठ नहीं बोला। अब वो अग्रवाल इंडस्ट्रीज में एक सेल्समैन ही तो था। जहां तक 92 वाइन पीने की बात है तो वो इसलिए क्योंकि वो अपने शेडो ग्रुप का किंग था और अपने फ्रांस में सबसे बड़ी वाइन एस्टेट के मालिक एलन कास्टेल को बचाया था। शेडो किंग के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए एलन कास्टेल ने उसे एक डायमंड गोल्ड कार्ड दिया, जिसमें वो हमेशा के लिए मैनर से मुक्त वाइन का आनंद ले सकता था। उसे वहां के चेयरमैन से भी ज्यादा 92 वाइन पीने के लिए मिल जाएगी। बेशक वो पायल को ये नहीं बता सकता था कि वो शैडो किंग था। वो इस वजह से उसने महंगी वाइन्स पी है और उसकी वजह से ही उसको इतनी जानकारी है। समर की ईमानदार आंखों को देखकर पायल को थोड़ा संदेह हुआ कि क्या ये आदमी वाकई में सेल्समैन है।
आखिरकार 92 फ्रेंच लेफाइट बहुत ही दुर्लभ वाइन थी और बाजार में इसकी बहुत ज़्यादा कॉपी थी। असली लेफ्टाइन का टेस्ट चेक करने के लिए भी इंसान के अच्छे कनेक्शंस और बैकग्राउंड होने चाहिए थे। पायल का स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होने के बावजूद फिर भी 92 लेफेटाइन का एक बैच पाने के लिए उसे बहुत सारे कनेक्शन का इस्तेमाल करना पड़ा था। अगर उसके सामने वाला आदमी वाकई सेल्समैन था तो उसे ये कैसे पीने को मिल गई। वो ये सोच रही थी, तभी समर ने हल्के से मुस्कुराते हुए उससे पूछा, मिस पायल, मेरा तो हो गया, अब मैं और नहीं पी सकता, लेकिन क्या आप मुझे इस वाइन की बोतल दे सकती हैं? ये कहते हुए वो पायल के जवाब का इंतजार करने लगा, लेकिन पायल ने उसको मना करते हुए कहा, नहीं, मैं आपको ये बोतल नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही बोतल बची है, लेकिन ये भी आप अकेले ही पी गए। समर को पानी की तरह तेजी से वाइन पीते देख पायल के चेहरे पर उदासी छा गई। ये 92 लेफ्टाइन वाइन थी और रेड वाइन की क्वीन, दुनिया की सबसे बढ़िया वाइन वो एकदम से कैसे पी सकता था। तभी उसने उदास होते हुए कहा, मेरे पास आखिरी बोतल थी, जिसे मैंने किसी स्पेशल ओकेजन के लिए रखा था। मैंने सोचा था, इसलिए मैंने आज इसे निकाला, और लेकिन तुम इसे पानी की तरह पी गई, मुझे तो चखने भी नहीं दिया। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इसे बाहर ही नहीं निकालती। उसकी बात सुनकर समर को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, लेकिन फिर भी उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, मिस पायल, आप इतना परेशान क्यों हो रही है, ये सिर्फ एक वाइन ही तो थी। लेकिन पायल ने उदास होते हुए कहा, आप कह रहे हैं मैं परेशान न हूं, ये कोई साधारण वाइन नहीं थी, 92 लेफेटाइन वाइन थी, आप समझ रहे हैं। समर को पायल का उदास चेहरा देखकर थोड़ा अजीब लगा। उसने पायल को समझाते हुए कहा, मैं निश्चित रूप से समझता हूं मिस पायल, ये रेड वाइन की क्वीन है, निश्चिंत रहो। अगर मुझे मौका मिला तो मैं आपको 10 बोतलें दूंगा। पायल का सुंदर चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। उसे लगा कि समर बकवास कर रहा है, इसलिए उसने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, तुम सपने देखते रहो, लेकिन तुम इसकी एक भी बोतल नहीं खरीद पाओगे। उसको गुस्से में यह भी नहीं पता चला कि वो आपसे तुम तक आ गई थी। समर ने जब देखा पायल कुछ समझने के लिए तैयार नहीं, तो उसने वहां से निकलना ही सही समझा। इसलिए उसने खड़े होते हुए कहा, मिस पायल, मेहमान नवाजी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं चलता हूँ, मुझे नींद आ रही है, इसलिए मैं सोने जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। समर ने हाथ मिलाया और पायल के विला से बाहर निकल गया। उसको ऐसे भागते हुए देखकर पायल के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई और उसने मुस्कुराते हुए फुसफुसाया, कितना इंटरेस्टिंग आदमी है। और वो अपने बेडरूम की ओर चली गई। समर और पायल बिल्कुल पड़ोसी थे और वो बहुत जल्दी ही घर पर आ गया। घर पहुंचने के बाद उसने देखा कि कियारा सो गई थी, लेकिन उसने उसके लिए टेबल पर एक गिलास दूध रख दिया था। बेशक दूध गोल्ड मेडल डिलक्स मिल्क था। समर दूध को देखकर मुस्कुराया और धीरे से बोला, हम्म, आजकल कियारा मेरी कुछ ज्यादा ही चिंता करने लगी है। ये बड़बड़ाते हुए उसने दूध का गिलास उठाया और पी लिया। दूध पीने के बाद वो अपने बेडरूम में गया और सीधा वॉशरूम में घुसा। नहाने के बाद बिस्तर पर सोने चला गया। इतने दिनों के बाद साथ में सोने के निपटने के कारण वो थक सा गया था, इसलिए वो कुछ ही मिनटों में गहरी नींद में चला गया। उसकी नींद इतनी गहरी थी कि वो सुबह 9 बजे तक उठा ही नहीं। सुबह उठकर उसने देखा तो उसने कहा, ओह, अरे यार, 9 बज गए, आज मैं फिर ऑफिस के लिए लेट हो गया। वो जल्दी से उठा, अपना चेहरा धोया और अपने दांत ब्रश किए, और उसके बाद वो बेडरूम से बाहर निकला तो उसने देखा टेबल पर एक ब्रेड का पीस, सोया दूध और एक कप रखा हुआ था। तो जाहिर सी बात है कियारा ने उसके लिए छोड़ा होगा। समर ने कहा, चलो, शादी करने का कुछ तो फायदा हुआ। हालांकि कियारा उसके साथ एक ही कमरे में नहीं थी, लेकिन कम से कम वो उसकी परवाह तो करती थी। रात में दूध और सुबह में ब्रेड और सोया दूध जरूर रखती थी। उसने जल्दी से ब्रेड और सोया दूध खत्म किया, एक टैक्सी रोकी और अग्रवाल इंडस्ट्रीज की ओर चल पड़ा। जब समर अग्रवाल इंडस्ट्री पहुंचा तो उसने देखा बिल्डिंग के बाहर बहुत से गुलाब रखे हुए थे। 99 गुलाब्स बहुत खूबसूरत और आकर्षक दिखाई दे रहे थे। तभी उसने वहां एक पास खड़े कुछ लोगों की बातें सुनाई दी। वाह, यंग मास्टर ईशान बहुत रोमांटिक हैं,
उन्होंने सीईओ कियारा को भेजने के लिए दरवाजे पर कितने सारे गुलाब रखे हुए हैं। तभी उनमें से एक ने कहा, देखो, अगर मैं कियारा होती तो मैं यंग मास्टर ईशान से शादी ही कर लेती। तभी एक और लड़की ने कहा, मैं भी उससे शादी कर लेती, अगर वो केवल हैंडसम है बल्कि बहुत अमीर भी है। आसपास की भीड़ बिल्कुल एक्साइटेड थी और यंग मास्टर ईशान की तारीफ कर रही थी। उन सबकी बातें सुनकर समर का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। क्रोध उसके सिर पर चढ़ गया और उसने गुस्से में मन ही मन अपने आप से कहा, यंग मास्टर ईशान, तुमने मेरी बीवी को प्रपोज करने की हिम्मत कैसे की? ये तो सीधी सीधी मेरे चेहरे पर तमाचा मारने के जैसा तुमने काम किया है। अचानक तभी एक आवाज आई, समर भाई, तुम आ गए क्या? यह आवाज सुनते ही वो पलटा तो देखा रोहन यहीं पर खड़ा था। समर उदास था और उसने रोहन को देखते ही अनफ्रेंडली तरीके से पूछा, रोहन, मुझे पहले ये बताओ, ये यहाँ गुलाब के साथ क्या हो रहा है? रोहन ने जवाब देते हुए कहा, समर भाई, वो ये यंग मास्टर ईशान की ओर से आए हैं। सब कह रहे हैं कि वो सीईओ कियारा को प्रपोज करना चाहता है। समर ने अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए पूछा, मोटे, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं कि यंग मास्टर ईशान कौन है? रोहन ने थोड़ा उत्साहित होते हुए जवाब दिया, समर भाई, मास्टर ईशान का पूरा नाम ईशान मेहरा है। वो मेहरा परिवार का उत्तराधिकारी है। जब उसने समर की ओर देखा तो समझ में नहीं आया कि समर नाराज क्यों हो रहा है। समर ने रोहन की तरफ देखा और धीरे से कहा, रोहन, क्या तुम इन गुलाबों को नष्ट करने के बारे में मेरे साथ हिम्मत कर सकते हो? रोहन का ये बात सुनकर चेहरा बदल गया। उसने तुरंत रोकते हुए कहा, नहीं समर भाई, ऐसा कुछ करने की सोचना भी मत। ईशान मेहरा इंदौर शहर के 4 यंग मास्टरों में से एक है और वो बहुत पावरफुल है। हम उससे पंगा लेकर इंदौर में नहीं रह पाएंगे। इंदौर शहर के 4 यंग मास्टर थे। उन सभी का बैकग्राउंड बहुत पावरफुल था और वो बहुत अमीर परिवारों के बेटे थे। अगर वो जमीन पर पैर रखते तो पूरा शहर कांप उठता। ऐसा कहा जाता था कि जो कोई भी यंग मास्टर ईशान के खिलाफ जाने की कोशिश करता, उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाते और उसे नदी में मछलियों के खाने के लिए फेंक दिया जाता। वो नहीं चाहता था कि उसका भाई ऐसा जोखिम उठाए। समर ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, रोहन, क्या तुम डर रहे हो? स्पष्ट रूप से उसने देखा कि रोहन यंग मास्टर ईशान से बहुत डरता था। यंग मास्टर ईशान कितना भयानक था, ये सोचकर रोहन कांप उठा और फुसफुसाया, समर भाई, मैं ये तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। मेहरा परिवार इंदौर शहर के सबसे 4 पावरफुल परिवारों में से एक है। अरबों की संपत्ति का मालिक है और अग्रवाल इंडस्ट्री से कई गुना ज्यादा। अगर तुम उसके गुलाबों को नष्ट करोगे तो तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देगा। समर उसके सबके सम्मानित था और वो पैरों को टूटते हुए देखना नहीं चाहता था। तभी समर ने रोहन को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हुए कहा, रोहन, क्या हम अग्रवाल इंडस्ट्रीज के एम्प्लॉय नहीं हैं? रोहन ने थोड़ा हैरान होते हुए कहा, क्या? नहीं नहीं भाई, हम हैं ना, क्यों नहीं है? समर ने देखा कि उसकी बात रोहन ध्यान से सुन रहा है, तो उसने अपनी कोशिश जारी रखते हुए कहा, तो फिर हमारे होते हुए ये यंग मास्टर ईशान हमारे सीईओ का पीछा करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? क्या हमें उसे कंपनी एम्प्लॉय होने के नाते हमारे सीईओ की सुरक्षा नहीं करनी चाहिए? बताओ रोहन, तुम। रोहन ने अपनी छोटी आंखें सिकोड़ ली। उलझन से भरे हुए स्वर में पूछा, समर भाई, यंग मास्टर ईशान के हमारे सीईओ का पीछा करने से हमारा क्या संबंध है बरा? रोहन को यह समझ नहीं आ रहा था कि सीईओ कियारा इंदौर शहर की सबसे खूबसूरत लड़की थी। उसका पीछा करने वाले बहुत से कम लोग थे, लेकिन इस बात का समर का क्या संबंध है और उसको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? समर ने रोहन के कंधे को थपथपाया और मीनिंगफुल ढंग से कहा, अरे रोहन भाई, मुझे लग रहा है वो यंग मास्टर ईशान बदसूरत है, तो हम हमारी फूल जैसी सीईओ को उस बदसूरत गंदगी के ढेर में कैसे फंसने दे सकते हैं? अब तुम ही बताओ। रोहन ने कंफ्यूज होकर लगभग अपने बाल उखाड़ते हुए कहा, यंग मास्टर ईशान हैंडसम है या नहीं, हमें इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए भाई। समर ने अब सीधा सीधा पूछा, रोहन, मुझे एक बात बताओ, तुम इन गुलाबों को खत्म करने में मेरा साथ दोगे या नहीं?
अगर तुम मेरे साथ नहीं आ रहे तो भले ही यंग मास्टर ईशान मुझे मार ही क्यों न दे, मैं इन्हें जलाऊंगा। ये देखकर कि समर थोड़ा गुस्से में था, रोहन ने जोखिम उठाने का फैसला लेते हुए कहा, समर भाई, तुम क्या बात कर रहे हो? हालांकि यंग मास्टर पावरफुल है, लेकिन तुम मेरे भाई हो। अगर तुम कहोगे तो मैं तुम्हारे लिए जान भी दे दूंगा। ये तो क्या ही बड़ी बात है। समर भाई ही थे जिन्होंने उसे सबसे मुश्किल समय में उसकी मदद की थी। भले ही यंग मास्टर ईशान उसको मार ही क्यों न डाले, लेकिन वो अपने भाई का साथ देने से पीछे नहीं हटेगा। समर ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा, रोहन, तुम बहुत अच्छे हो भाई। चलो अब इन गुलाबों को नष्ट करते हैं। और रोहन के साथ गुलाबों की ओर चल पड़ा। समर ने एक गुलाब उठाया और उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। खूबसूरत गुलाबों को पैरों से कुचलना शुरू कर दिया। रोहन ने भी समर के पीछे पीछे उन गुलाबों पर जोर जोर से पैर रखकर कुचलना शुरू कर दिया। उनको ऐसे गुलाबों के फूलों को कुचलता हुआ देखकर लोगों को हैरानी हो रही थी। और तभी लोगों ने आपस में बातें करनी शुरू कर दी। एक ने हैरान होते हुए दूसरे से पूछा, अरे, ये दो लोग कौन हैं जो यंग मास्टर ईशान के गुलाबों को कुचलने की हिम्मत कर रहे हैं? दूसरे ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, भाई, मुझे तो लगता है ये दोनों पागल ही हैं जो यंग मास्टर ईशान से पंगा लेने की हिम्मत कर रहे हैं। मुझे तो लगता है इनको अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है। ये यंग मास्टर ईशान के हाथों मरना चाहते हैं। तभी भीड़ में से एक ने कहा, अरे, मैं इन दोनों को जानता हूँ। ये अग्रवाल इंडस्ट्री की एम्प्लॉई हैं। आसपास के लोग बिल्कुल भौचक के रह गए थे। कुछ तो उन दोनों को जानते थे। उन्होंने उसको पहचान लिया था और उनके चेहरे पर हैरानी थी। जब सभी को पता चला कि दोनों अग्रवाल इंडस्ट्रीज के ही एम्प्लॉय हैं, तो उनके मन में यही सवाल घूम रहे थे, क्या अग्रवाल इंडस्ट्रीज के एम्प्लॉय पागल हैं? वे यंग मास्टर ईशान के गुलाबों को पैरों से क्यों कुचल रहे हैं? इस बीच उधर अग्रवाल इंडस्ट्रीज के सीईओ के कैबिन में कियारा अपनी कुर्सी पर बैठी। वो आज बहुत सुंदर लग रही थी। उसकी त्वचा बर्फ के जैसी सफेद और फिगर बिल्कुल आकर्षक लग रहा था। उसके सामने एक हैंडसम सा लड़का बैठा था जो उसे जुनून भरी आंखों से देख रहा था। सच कहूं तो यह लड़का बहुत हैंडसम था। उसकी नाक ऊंची थी और उसके चेहरे की रूपरेखा साफ थी। वो दुबला पतला था। उसने अरमानी सूट और वेरोचमैन घड़ी पहनी हुई थी। जाहिर है वो इंदौर के सबसे अमीर परिवार का वारिस था, यंग मास्टर ईशान। जैसे समर ने कहा था वो बदसूरत होगा, वह उसके उलट बहुत ही हैंडसम था। यंग मास्टर ईशान ने एक सज्जन व्यक्ति जैसे हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, कियारा, मैं तुम्हें आज रात डिनर के लिए इनवाइट करने आया हूं। क्या तुम आज शाम को फ्री हो? कियारा ने मुस्कुराते हुए मना करते हुए कहा, सॉरी, मैं आज फ्री नहीं हूं। कियारा अपना चेहरा नीचे करके डॉक्यूमेंट्स को संभाल रही थी। उसके चेहरे पर उदासीनता साफ झलक रही थी। उसने उसकी तरफ बिल्कुल भी देखा नहीं। यंग मास्टर ईशान ने आह भरी, लेकिन उसकी आंखों में आग और भी तेज हो गई। लड़की में जितना एटीट्यूड था वो उतनी ही आकर्षक थी। इस लड़की का दिल जीतना किसी उपलब्धि से कम नहीं था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कियारा, हम एक ही कॉलेज से आ गए थे। कम से कम उसी लिहाज से मुझे एक मौका दे दो। कियारा ने उसकी तरफ देखे बिना ही कहा, यंग मास्टर ईशान, मैं सच में फ्री नहीं हूं। ईशान ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, हम किसी और दिन चलेंगे, लेकिन अभी मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। प्लीज मेरे साथ एक बार खिड़की के पास चलो। उसने बिल्डिंग के एंट्री गेट पर हार्ट टेप्स में 99 गुलाब्स रखे हुए थे। वो खिड़की से उन्हें देख सकती थी। महिलाएं रोमांटिक होती हैं और सुंदर चीजों को पसंद करती हैं। वह इन हार्ट शेप के गुलाबों के जरिए कियारा के दिल को जीतना चाहता था। कियारा ने अपना सिर अभी भी नीचे झुकाया हुआ था और वो उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रही थी। उसने उसको ऐसे ही तरफ देखा और बिना कहा, सॉरी, मैं फ्री नहीं हूं। ईशान की आंखों में हल्का गुस्सा झलक आया, लेकिन जल्द ही छिप गया। उसने कियारा को थोड़ा लालच देते हुए कहा, कियारा, अगर तुम एक बार खिड़की से नीचे देख लो तो मैं तुम्हारी कंपनी को प्रोजेक्ट देने के लिए तैयार हूं। उसकी बात सुनकर कियारा ने उत्साहित होते हुए कहा, यंग मास्टर ईशान, क्या आप सच में ये कह रहे हैं? ईशान ने जब देखा कियारा उसकी बातों में आ रही है तो उसने कहा, बेशक ये सच है।
ये 300 करोड़ की वैल्यूएशन का एक बड़ा प्रोजेक्ट है। कई कंपनियां हमारे साथ काम करना चाहती हैं और मैं सिर्फ तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूं, कियारा ने एक्साइटेड होते हुए कहा। ठीक है, चलिए क्या है दिखाओ। अंत में कियारा ने अपना सर उठाया, खड़ी हुई और वहां देखने के लिए चल पड़ी। उस कंपनी को हाल ही में कई अन्य इंडस्ट्रीज से कंपटीशन करते हुए बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। कियारा मेहरा ग्रुप के साथ 300 मिलियन की बड़े प्रोजेक्ट पर बातचीत कर रही थी, लेकिन मेहरा ग्रुप की तरफ से अभी तक कोई रिप्लाई आया नहीं था, जिससे वो बहुत ज्यादा तनाव में आ गई थी। अब जब इंसान खुद उससे डील करने के लिए तैयार था तो वो इसका फायदा उठाना चाहती थी। तभी खिड़की के नीचे गुलाबों की ओर इशारा करते हुए ईशान ने कियारा से कहा, कियारा, देखो, मैंने तुम्हारे लिए 99 गुलाब नीचे रखे हैं। वो कियारा को प्रपोज करने ही वाला था कि अचानक उसका चेहरा बदल गया और शब्द गले में ही अटक गए। उसके 99 गुलाब जमीन पर कुचल दिए गए थे। उनकी पंखुड़ियां जमीन पर बिखरी पड़ी थी। ईशान ने धीमी आवाज में दहाड़ा, मेरे गुलाब। गुस्से में उसका चेहरा लाल हो गया था। उसने उन गुलाबों का इस्तेमाल कियारा को प्रपोज करने का प्लान बनाया था, और वह सभी कुचले जा चुके थे। अब वो कियारा को प्रपोज कैसे कर पाएगा? बाहर कुचले हुए गुलाबों को देखकर कियारा के चेहरे पर भी एक अजीब सी मुस्कान आ गई थी। उसने ईशान की तरफ देखते हुए कहा, यंग मास्टर ईशान, क्या आप मुझे उन टूटे हुए गुलाबों को देखने के लिए कह रहे हैं? वो यंग मास्टर ईशान को मजे से देख रही थी। दरअसल कियारा उन गुलाबों को देखकर चौंक गई थी। गुलाब प्यार का प्रतीक होते हैं और आमतौर पर लड़के लड़कियों को प्रपोज करते समय उन्हें गुलाब देते हैं। कियारा अपने दिल में बहुत डरी हुई थी। उसे डर था कि कहीं यंग मास्टर उसे प्रपोज न कर दे। उसे नहीं पता था कि तब उसे क्या करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि एक बार कियारा ने यंग मास्टर ईशान को अस्वीकार कर दिया तो अग्रवाल इंडस्ट्रीज और यंग मास्टर ईशान की कंपनी के साथ जो डील वो करना चाहती थी वो होने से पहले ही कैंसिल हो जाती। अब जब किसी ने गुलाबों को ही कुचल दिया था, यंग मास्टर ईशान निश्चित रूप से उसे प्रपोज नहीं कर सकता था। कियारा ने अपने दिल ही दिल में गुलाब कुचलने वाले को दुआ दे रहा था, और लेकिन उसने अपने चेहरे पर कुछ भी ऐसा शो नहीं होने दिया, क्योंकि वो देख पा रही थी कि ईशान पागल होने के कगार पर था। ईशान ने गुस्से में मन ही मन कहा, किसने मेरे गुलाबों को कुचला, मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। ईशान का चेहरा एकदम क्रूर हो गया। उनके स्वर में एक ठंडी सी भावना आ गई। ईशान ने फिर भी एक अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कियारा से कहा, कियारा, मैं जाकर देखता हूं कि वहां क्या हो रहा है। उसका चेहरा गुस्से से लाल था और वो नीचे चला गया। वो देखना चाहता था कि आखिर कौन है जो उसके गुलाबों को कुचलने की हिम्मत रखता है। वो चाहता था कि उस व्यक्ति को पता चले कि उसने उंगली करने की कीमत क्या चुकानी पड़ेगी। उसने गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहा, जिसने मेरे गुलाबों को पैरों से कुचलने की हिम्मत की है उसे उसकी कीमत तो भुगतनी ही पड़ेगी। यंग मास्टर ईशान को गुस्से में नीचे दांचे देखकर कियारा ने ठंडे और सुंदर चेहरे पर चिंता की एक झलक दिखाई थी। उसने चिंता में बड़बड़ाते हुए कहा, नहीं, मुझे जाकर देखना चाहिए। कियारा के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। वो भी नीचे की तरफ चल पड़ी। हालांकि उसे अभी तक ये नहीं पता था कि ईशान के गुलाबों को किसने कुचला, लेकिन वो व्यक्ति उसी की मदद कर रहा था। वो स्वाभाविक रूप से यंग मास्टर ईशान द्वारा उस व्यक्ति को धमकाते हुए जाने पर चुपचाप खड़ी देख नहीं सकती थी। वहीं नीचे समर ने जमीन पर कुचले हुए गुलाबों को टुकड़ों को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, रोहन मेरे भाई, गुलाबों पर पैर रखकर उन्हें कुचलना बहुत अच्छा लगता है ना? रोहन ने भी मुस्कुराते हुए कहा, समर भाई, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इसे ऐसे ही जारी रखना चाहता हूँ। उसे गुलाबों को कुचलने का नशा सा चढ़ गया था। उसे गुलाबों पर पैर रखना बहुत अब अच्छा लग रहा था। अचानक एक गुस्से वाली आवाज उन्हें पीछे से सुनाई दी, कमीनो, तुम लोगों ने मेरे गुलाबों को कुचलने की हिम्मत कैसे की? समर ने पीछे देखा और वहां पर एक हैंडसम सा लड़का उनकी तरफ गुस्से में चला आ रहा था, जो लंबा और पतला था। उसकी नाक ऊंची थी। हालांकि वो आदमी हैंडसम था, लेकिन वो समर से तो कम ही था। रोहन ने उस हैंडसम लड़के की ओर इशारा करते हुए धीरे से कहा, समर भाई, ये मास्टर ईशान हैं।
समर ने रोहन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, रोहन, तुमने तो कहा था कि ईशान बदसूरत है। ये तो बहुत हैंडसम दिख रहा है। रोहन ने तुरंत मना करते हुए कहा, समर भाई, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। ये तुम्हारे शब्द थे, ठीक है। अब क्यों मुझे ऐसा आग के गड्ढे में धकेल रहे हो? वो लगभग रो ही पड़ा था जब उसने यंग मास्टर ईशान की गुस्से भरी आंखों को देखा था। रोहन की बात सुनकर समर ने अपना माथा झपाट से लगाते हुए कहा, ओह, ठीक है रोहन, मुझे माफ करना, मुझसे गलती फहमी हो गई। लेकिन अब मुझे याद आ गया है, मैंने ही कहा था कि यंग मास्टर ईशान बदसूरत है। समर की बात सुनकर यंग मास्टर ईशान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने गुस्से में मन ही मन कहा, यह आदमी जानबूझकर मुझसे बदसूरत कह रहा है। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे बदसूरत कहने की? इंदौर शहर में हर कोई जानता था कि यंग मास्टर ईशान सुंदर और अमीर है। यह पहली बार था जब किसी ने उसे बदसूरत कहा था। लेकिन यंग मास्टर ईशान को इस बात की परवाह नहीं थी कि वो बदसूरत है या नहीं। उसे गुलाबों की ज्यादा परवाह थी। ईशान का चेहरा काला पड़ गया जब उसने समर रोहन को देखा तो गुस्से में पूछा, कमीनो, तुम लोगों की आखिरकार हिम्मत कैसे हुई मेरे गुलाबों को कुचलने की? समर ने बिना किसी भाव के ईशान की आंखों में देखते हुए कहा, आई एम सॉरी, लेकिन मेरा नाम कमीना नहीं है। ईशान ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, तो फिर क्या नाम है तुम्हारा? समर ने रहस्यमय ढंग से मुस्कुराते हुए हल्के से कहा, मेरा नाम तुम्हारा डैड है। यंग मास्टर ईशान का चेहरा हैरानी से भर गया। उसने धीरे से समर की बात को दोहराया, तुम्हारा डैड? ये कैसा नाम है? अचानक फिर उसे एहसास हुआ कि समर उसकी इंसल्ट कर रहा है। उसने कभी भी ऐसे व्यक्ति को देखा नहीं था जो इतना चतुर था कि वो दूसरों को बिना किसी अपशब्द के ऐसे अपमानित करता है। उसके शब्दों में ही सामने वाला गुस्से से आग बबूला हो जाता था। अगर कोई रिएक्ट करने में देर करता तो वो उसके जाल में फंस जाता। ईशान का चेहरा यह सुनकर क्रूर हो गया। उसका पूरा शरीर क्रोध से कांप रहा था। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, अबे ओ फटीचर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इंसल्ट करने की? क्या तुम जानते ही नहीं हो कि मैं कौन हूं? समर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। उसके इस शब्दों से यंग मास्टर ईशान का लगभग दम ही घुटने लगा था। उसको ऐसे परेशान होते देखकर समर ने फिर कहा, एक मिनट, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें जानता हूं। उसकी बात सुनकर यंग मास्टर ईशान का चेहरा बेहतर तो हो गया। वो इंदौर शहर के 4 यंग मास्टर्स में से एक था। अगर यह बंदा उसे पहचान लेता है तो उसे ज्यादा पैरों में गिरकर वो उसकी दया की भीख मांगेगा। तभी समर ने आश्चर्य से यंग मास्टर ईशान की ओर देखा और कुछ याद करने की एक्टिंग करते हुए बोला, तुम मेरे होम टाउन से हो ना? मुझे लग रहा है तुम अजय हो। मैंने सही पहचाना ना तुम्हें? ईशान ने उसे हैरानी से घूरते हुए बड़बड़ाकर कहा, अजय? अब ये अजय कौन है? उसको लगा कि उसका दिमाग हैंग हो गया है। इस बंदे की बातों ने उसे बहुत उलझन में डाल दिया था। समर ने हल्के से मुस्कुराकर आश्चर्य भरी नजरों से यंग मास्टर ईशान को देखते हुए कहा, तुम तुम अजय को नहीं जानते? मैं तुम्हें बता दूं, अजय मेरे होम टाउन में रहने वाला एक कुत्ता था। वो बहुत क्यूट और लॉयल था, बिल्कुल। यंग मास्टर ईशान को पता ही नहीं था कि अजय कौन था। उसका चेहरा गुस्से से और लाल हो गया जब उसने सुना कि सामने वाला उसे कुत्ता कह रहा है। उसके पूरे शरीर में एक किलिंग इंटेंट निकलना शुरू हो गया था। उस पल उसे आखिरकार एहसास हुआ कि उसके सामने वाले ने उसकी इंसल्ट कर दी। उसने मुस्कुराते हुए ठंडे स्वर में कहा, तुम पहले व्यक्ति हो जिसने 20 साल में मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत की। आज तुम्हें मारने से कोई नहीं बचा पाएगा। उसने पहले ही अपने सामने वाले व्यक्ति को अपनी डेड लिस्ट में डाल दिया था। समर ने ठंडे से मुस्कुराकर रहस्यमय ढंग से कहा, 639 लोगों ने मुझसे कहा है कि मैं मरने वाला हूं, लेकिन वो अभी नरक में चले गए हैं। बधाई हो, तुम मेरे हाथों नरक में जाने वाले 640 व्यक्ति बनने जा रहे हो। उसकी सारी बातें सच थी। उसके शैडो किंग बनने के बाद दुनिया के 639 पावरफुल लोग उसे मारना चाहते थे, लेकिन अंत में
उन सभी को नर्क में उसने पहुंचा दिया था। ईशान मुस्कुराया, समर की ओर चलते हुए उसे धमकी देने लगा। डियर, मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो। पहले तुमने मेरे गुलाबों को कुचला और फिर तुमने मेरा अपमान किया। तुम्हें अब इस बात को लेकर पछताना होगा कि तुमने इस दुनिया में जन्म ही क्यों लिया। बस देखते रहो। वो बस अब समर की टांगे तोड़ देना चाहता था। केवल इसी में दिल से भरा हुआ गुस्सा उसका शांत हो सकता था। ईशान कुछ कहने ही वाला था, तभी एक ठंडी सी आवाज सुनाई दी। यंग मास्टर ईशान, प्लीज रुक जाइए। तो उसने पलटकर देखा, कियारा भागती हुई अग्रवाल इंडस्ट्रीज की बिल्डिंग से बाहर निकल रही थी। ईशान ने भौहें सिकोड़कर समर की तरफ इशारा करते हुए कियारा से कहा, कियारा, इस आदमी ने मेरे गुलाबों को कुचला। मैं इसे सबक सिखाना चाहता हूँ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कियारा उसे रोक क्यों रही है। कियारा के चेहरे पर ठंडक थी, उसके लाल होठ ऊपर उठे हुए थे और उसने ठंडे स्वर में कहा, यंग मास्टर ईशान, वो अग्रवाल इंडस्ट्रीज का एम्प्लॉय है। आप इन्हें ऐसे कुछ में नहीं कह सकते। उसका लहजा बिल्कुल प्रोटेक्टिव था। उसने तय कर लिया था कि वह यंग मास्टर ईशान को समर को छूने भी नहीं देगी। पूरे इंदौर शहर में हर कोई जानता था कि अग्रवाल इंडस्ट्रीज की सीईओ कियारा अपने एम्प्लॉयज के साथ सबसे अच्छा व्यवहार करती है। अग्रवाल इंडस्ट्रीज में एक 50 वर्षीय सफाई करने वाली महिला को, जिसने गलती से एक करोड़पति क्लाइंट पर धूल झाड़ दी थी, क्लाइंट ने उस सफाई वाली एम्प्लॉय के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया था। अगर कोई सामान्य कंपनी होती तो वहां का सीईओ न सिर्फ करोड़पति क्लाइंट से माफी मांगता, बल्कि सफाई वाले को भी नौकरी से निकाल देता। लेकिन कियारा अलग थी। उसने करोड़पति क्लाइंट से सफाई करने वाली महिला से माफी मांगने को कहा था। सफाई करने वाली महिला को न्याय दिलाने के लिए कियारा ने उस क्लाइंट के साथ अपने करोड़ों की डील तक कैंसिल कर दी। भले ही कियारा ने क्लाइंट को नाराज कर दिया हो, लेकिन उसने अपनी कंपनी के सभी का दिल जीत लिया था। अग्रवाल इंडस्ट्रीज के सभी एम्प्लॉयज कियारा का बहुत सम्मान करते थे। उसके इस व्यवहार के चलते ही अग्रवाल इंडस्ट्री जो दिवालिया होने वाली थी, इन 3 सालों में अरबों डॉलर की कंपनी बन गई थी। यह सब कियारा के कारण ही हुआ था। कियारा की बात सुनकर ईशान ने उदास होकर कहा, कियारा, भले ही अग्रवाल इंडस्ट्रीज का एम्प्लॉय है, लेकिन उसने मेरे गुलाबों को कुचला। उसने मेरा इंसल्ट भी किया है। मुझे न्याय चाहिए। अगर समर एक साधारण व्यक्ति होता तो यंग मास्टर ईशान आगे बढ़कर उसे पीटता, लेकिन वह अग्रवाल इंडस्ट्रीज का एम्प्लॉय था। उसे कुछ कहने से पहले कियारा की भावनाओं पर विचार करने की भी जरूरत थी। अब जब वो कियारा को पसंद करता था तो इसलिए वह कुछ भी ऐसा करना नहीं चाहता था जिससे कियारा को बुरा लगे। ईशान यह बात अच्छी तरह जानता था कि कियारा अपने एम्प्लॉयज को लेकर कितनी प्रोटेक्टिव थी। वह इस फटीचर से आदमी से वजह से कियारा को नाराज नहीं करना चाहता था। गुलाब तो वो नहीं भी खरीद सकता था, लेकिन कियारा तो एक ही थी। कियारा ने भौहें सिकोड़कर ठंडे स्वर में कहा, यंग मास्टर ईशान, आपके गुलाब कितने थे? यह आपको उसका हर्जाना देने के लिए तैयार है, और लेकिन आप समर को हाथ भी नहीं लगाएंगे। समर उसका पति था। वैसे ईशान को अपने पति को पीटने नहीं दे सकती थी। इसके अलावा कियारा जानती थी कि समर ने ईशान के गुलाबों को क्यों कुचला था, क्योंकि समर को पता चल गया था कि ईशान उसको प्रपोज करने आया था। वह सिर्फ अपनी पत्नी की सुरक्षा कर रहा था। क्योंकि समर की कोई गलती नहीं थी, इसलिए कियारा को स्वाभाविक रूप से उसकी रक्षा करनी ही थी। जब उसने सुना कि कियारा उसे पैसे देना चाहती है, तो यंग मास्टर ईशान ने अपना हाथ हिलाया और दिखावा करते हुए कहा, कैरी, उन गुलाबों की कोई कीमत नहीं। मुझे वह पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। कियारा का दिल जीतने के लिए वो स्वाभाविक रूप से मुआवजा नहीं ले सकता था। भले ही उसके सामने वाले ने उसके गुलाबों को कुचल दिया, भले ही इस बात को उसको कितना ही गुस्सा क्यों न आया, फिर भी वो खुश था, क्योंकि उसको कियारा के नजदीक आने का मौका मिल रहा था। कियारा ने असंतुष्ट भाव से ठंडे स्वर में कहा, यंग मास्टर ईशान, प्लीज आप मुझे मेरे रियल नेम से बुलाइए, निकनेम से नहीं। मेरा नाम सिर्फ मेरे अपने ले सकते हैं। अगर आपने मुझे फिर से कैरी कहा तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। उसका पति उसके बिल्कुल ठीक बगल में था और वो नहीं चाहती थी कि वो गलत समझे। भले ही यंग मास्टर ईशान उसका क्लासमेट था, लेकिन कियारा उसे पसंद नहीं करती थी। वो उसके बैकग्राउंड से डरती नहीं थी, वो बस सभी मर्दों से नफरत करती थी। ईशान ने मुस्कुराते हुए उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, ठीक है, मैं आगे से तुम्हें कियारा ही कहूंगा।
फिर उसने अपने छाती की जेब से एक रेड निकाला और कियारा को सौंपते हुए कहा, ओ हाँ, ये तुम्हारे लिए एक इनविटेशन कार्ड है। कियारा ने उससे अभी इनविटेशन कार्ड नहीं लिया, बल्कि उलझन में पूछा, ये कहाँ का इनविटेशन है? ईशान ने गर्व से कहा, ये कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की एक चैरिटी का इवेंट का इनविटेशन है। मेरे पास केवल 2 कार्ड है, ये मेरे लिए और एक तुम्हारे लिए। कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज? कियारा की आंखों में आश्चर्य की चमक उठ गई। कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज इंदौर शहर की सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी। यह पूरे देश में टॉप इंडस्ट्रीज में से एक थी और उसका अस्तित्व बहुत बड़ा था। कहा जाता है कि कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस और बैकग्राउंड थे। जब कंपनी की स्थापना हुई तब शहर का मेयर और सेक्रेटरी भी उसके भव्य उद्घाटन का जश्न मनाने के लिए पार्टी में शामिल हुए थे। ये स्पष्ट है कि कंपनी के बहुत डीप कनेक्शन थे। कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चैरिटी इवेंट में शहर के सबसे अमीर बिजनेसमैन, समाज सेवी और हाई रैंकिंग ऑफिसर शामिल होंगे। ये हाई क्लास का सेलिब्रेशन था। कियारा को लालच आ गया। वो जानती थी कि उसकी कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर रही है। उसने मन ही मन सोचा, ये अच्छा मौका है। अगर वो इस चैरिटी में इवेंट में शामिल हो जाएगी तो वो कुछ पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन के साथ कनेक्शन बना पाएगी, तो अग्रवाल इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए धन भी जुटा सकती थी। इसलिए उन्हें इनविटेशन कार्ड लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, थैंक यू यंग मास्टर ईशान। वो हल्के से मुस्कुराते हुए यंग मास्टर ईशान का इनविटेशन कार्ड लेने ही वाली थी कि उसे किसी ने और झपट लिया। समर ने इनविटेशन कार्ड झपटा और खुशी से कहा, ये इनविटेशन बहुत बढ़िया है, चैरिटी इवेंट। कियारा ने इनविटेशन के लिए यंग मास्टर ईशान को धन्यवाद दिया और थैंक यू भी कहा। वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। वो नाराज था। यंग मास्टर ईशान उसके सामने उसकी पत्नी को लुभाने की कोशिश कर रहा था। कियारा ने कहा, समर, इनविटेशन कार्ड मुझे दे दो। उसके हाव भाव थोड़े बदल गए थे। उसने समर से कहा कि दोनों कंपनियों में अजनबियों की तरह रहेंगे। वो अभी किसी भी अपने रिश्ते के बारे में किसी को शक भी नहीं होने देना चाहती थी। समर ने सिर हिलाकर मना करते हुए कहा, नहीं नहीं। कियारा का सुंदर चेहरा चिंता से भर गया। उसने चिंता भरे स्वर में कहा, समर, प्लीज मुझे दे दो। ये इनविटेशन कार्ड मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तब ईशान अचानक समर के पास आया और धीमी आवाज में बोला, दोस्त, कियारा को इनविटेशन दे दो। मैं उसे इंप्रेस करने के लिए बहुत मुश्किल से इस इनविटेशन कार्ड का इंतजाम कर पाया हूं। समर के हाव भाव बदल गए। उसने गुस्से में पूछा, तुमने कहा कि तुम कियारा को इंप्रेस करने के लिए इस इनविटेशन कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हो? ईशान ने अहंकार के साथ मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैंने कियारा को इंप्रेस करने के लिए गुलाब और इनविटेशन का इस्तेमाल करना चाहा है। गुलाब तुमने पहले ही कुचल दिए, फिर भी मेरे पास ये इनविटेशन है। अब इसको तुम खराब मत करो। अपने जांच से वह अग्रवाल इंडस्ट्रीज में आए फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में जान चुका था। कंपनी की कैपिटल सीरीज टूटने वाली थी, इसलिए उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और कियारा के लिए यह इनविटेशन अरेंज किया था। यह एक लाइफ सेविंग गिफ्ट था। इसके अलावा यंग मास्टर ईशान जानता था कि कियारा अग्रवाल इंडस्ट्रीज के बारे में बहुत परवाह करती है। उसने अकेले ही कंपनी का विकास किया और वो उसे दिवालिया नहीं होने देगी। इसलिए उसे यकीन था कि अगर वो उसे ये इनविटेशन गिफ्ट में देगा तो कियारा उसे स्वीकार कर ही लेगी। ईशान ने फिर समर को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, दोस्त, कियारा को इनविटेशन दे दो। मैं कल उसके साथ इवेंट में शामिल होना चाहता हूँ। यंग मास्टर ईशान ये सोचकर उत्साहित हो रहा था कि कियारा के साथ अकेले समय बिता पाएगा। दोनों की आवाजें बहुत कम थी, इसलिए कियारा ने उनकी बातें नहीं सुनी। समर मन ही मन ठहाका लगाकर हंसा और ईशान को देखते हुए मन ही मन बोला, तुम तुम मेरी बीवी के साथ अकेले समय बिताना चाहते हो? बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। यह सोचते हुए समर ने इनविटेशन लिया, उसे फाड़ दिया। एक पल में उसने इनविटेशन को टुकड़ों में फाड़ दिया। उसने उसे जमीन पर फेंक दिया और अपने पैरों से रोन दिया। यह देखकर कियारा ने गुस्से में कहा, समर, समर, ये तुमने क्या किया? कियारा का चेहरा गुस्से से भर गया था जब उसने देखा कि समर ने इनविटेशन को टुकड़ों में फाड़ दिया और उसे अपने पैरों से कुचल भी दिया। उसने अपने आप से ही कहा,
क्या अग्रवाल इंडस्ट्रीज वाकई में दिवालिया हो जाएगी? कियारा का चेहरा उदासी से भर गया था। कंपनी की कैपिटल सीरीज टूट चुकी थी और वो दिवालिया होने की कगार पर थी। कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का ये चैरिटी इवेंट का इनविटेशन कियारा की उम्मीद था। वो चैरिटी इवेंट के माध्यम से निवेश जुटाना चाहती थी, लेकिन अब समर ने उसकी इस उम्मीद को भी टुकड़े टुकड़े कर दिया था। समर ने न केवल इनविटेशन को फाड़ दिया था, बल्कि कियारा की उम्मीद को भी फाड़ दिया था। समर ने नाराजगी जताते हुए कहा, क्या इस इनविटेशन के लिए मुझे कमीना कहना जरूरी है? उसके दृष्टिकोण से यंग मास्टर ईशान ने इस इनविटेशन का इस्तेमाल कियारा को इम्प्रेस करने के लिए करना चाहता था, और वह इस तरह से उकसावे को अंदाज नहीं कर सकता था, इसलिए उसका इनविटेशन को फाड़ना जरूरी था। लेकिन समर को पता नहीं था कि चैरिटी इवेंट का ये इनविटेशन कियारा की आखिरी उम्मीद थी। उसने कियारा की उम्मीद को तोड़ दिया और स्वाभाविक रूप से कियारा क्रोधित हो जाएगी। कियारा ने ठंडे स्वर में कहा, चले जाओ, चले जाओ यहां से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। वो बेचारी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। उसने 3 साल तक बहुत मेहनत की। इस दौरान उसने अपने पिता की डांट, रिश्तेदारों के ताने को सहा। इतने दिन और रात भर की मेहनत के बाद आखिरकार उसने कंपनी को इस मुकाम तक पहुंचा दिया था। अग्रवाल इंडस्ट्रीज कियारा की संतान बन गई थी। अब जब कंपनी की फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर रही थी तो इनविटेशन उसके बच्चे के लिए ताड़हार था, लेकिन समर ने उसे बेरहमी से मार दिया। कियारा के दृष्टिकोण से समर ने न केवल इनविटेशन फाड़ा, बल्कि उसके बच्चे को भी कुचल दिया था। समर के चेहरे के भाव बदल गए। उसने जोर से पूछा, क्या क्या तुमने मुझे वास्तव में जाने के लिए कहा, और कहा कि तुम इस इनविटेशन के लिए फिर कभी मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती? उसे समझ में नहीं आया कि क्या यह सिर्फ एक इनविटेशन नहीं था। कियारा इतना गुस्सा क्यों कर रही थी? ऐसा इसलिए था क्योंकि वो नहीं जानता था कि इनविटेशन कियारा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, और यह कियारा के बच्चे की लाइफ सेविंग मानी थी। कियारा ने ठंडे स्वर में कहा, हाँ हाँ हाँ, चले जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। ये कहते हुए उसने अपना मुंह फेर लिया और अपने ऑफिस की तरफ चल पड़ी। लेकिन उसका कांपता हुआ शरीर इस बात का सबूत था कि वो शांत नहीं थी। समर की इन हरकतों से उसके दिल को ठेस पहुंच गई थी। उसका पति हमेशा बहुत जिद्दी था, हमेशा उसकी भावनाओं के बारे में सोचे बिना ही कुछ कर देता था। समर उदास होकर मुस्कुराया और बोला, अब जब तुम मुझे जाने के लिए कह रही हो तो मैं जा रहा हूं। और उसकी आंखों में दर्द की झलक आ गई। वो एक मर्द था और उसने अपनी गरिमा बनाए रखी। वो शर्मिंदा था कि कियारा ने उसे इतने लोगों के सामने जाने के लिए कह दिया था। समर शर्मिंदा महसूस कर रहा था, लेकिन उसका भी दिल दुख रहा था। कियारा के साथ उसका रिश्ता अभी भी सुधरा था, लेकिन अब वो फिर से शुरुआती बिंदु पर आ गए थे। समर मुड़ा और दूर चला गया। वो आज फिर अकेला महसूस कर रहा था। दोनों के बीच एक बार फिर गलतफहमी पैदा हो चुकी थी। समर सैड सॉन्ग गुनगुनाता हुआ सड़क पर बेमतलब चलने लगा। वो बहुत उदास और दुखी था। भले ही वो शैडो किंग था, जिसने अंडरवर्ल्ड की दुनिया में सब कुछ हासिल कर दिया था, लेकिन ऐसे भी समय थे जब वह बहुत दुखी होता था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कियारा एक चैरिटी इवेंट के इनविटेशन के लिए उससे इतनी नाराज कैसे हो गई थी। नाराज तो उसे होना चाहिए था। यंग मास्टर ईशान कियारा को रिझाने के लिए इनविटेशन का इस्तेमाल कर रहा था। कियारा उसकी पत्नी थी। उसकी जगह कोई और आदमी भी होता तो वो भी इनविटेशन को फाड़ देता। कियारा और उसके बीच हमेशा बातचीत की कमी रहती थी, जिसके बीच उनकी गलतफहमियां जो हमेशा पैदा होती रहती थी। कियारा से झगड़े के बाद वो स्वाभाविक रूप से अग्रवाल इंडस्ट्रीज में नहीं जाना चाहता था, और न ही कियारा की विला के पास जाना चाहता था। इसलिए उसने सड़क पर चलते चलते बड़बड़ाते हुए कहा, चल समर, आज रात गुजारने के लिए कोई जगह ढूंढ दे। आज तुम्हें कहीं जगह नहीं मिलेगी। उसे पता था कि अगर वो आज कियारा के सामने जाता तो वो उस पर और भी ज्यादा गुस्सा करेगी। उसे उसको दुख होगा, इसलिए वो उसके सामने बिल्कुल भी जाना नहीं चाहता था। उसने एक छोटे से होटल में कमरा बुक किया, जल्दी से वहां जाकर सो गया। सोना भी दुख से निपटने का एक तरीका था। उसको सोए हुए बहुत टाइम हो गया था। पूरा दिन बीत चुका था कि तभी ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। समर अपने फोन की रिंगिंग टोन की आवाज से जाग गया।
उसने अपना फोन उठाया और बटन दबा दिया। कॉल रिसीव होते ही फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई। हेलो, हेलो बड़े भाई, मैं बख्तावर हूँ। मैं आज रात आपको डिनर पर इनवाइट करना चाहता हूँ। क्या आप फ्री हैं भाई? बख्तावर ने घबराते हुए तो पूछा। उसे डर था कि कहीं समर मना ना कर दे। समर ने खिड़की के बाहर से देखा तो लगभग रात हो ही चुकी थी। वो पूरे दिन से सोया था तो उसे अचानक एहसास हुआ कि वो आज बख्तावर के साथ डिनर करने के लिए जा ही सकता है। वैसे भी वो फ्री ही था। समर ने हल्के से पूछा, क्या डिनर के साथ वाइन भी है? हालांकि वो सो गया था और फिर भी उसे बहुत दुख हो रहा था। वो खुद को नशे से सुन करना चाहता था। दूसरी तरफ से बख्तावर ने जवाब दिया, बेशक बड़े भाई, आप जो चाहो वो मिलेगा। समर ने तुरंत पूछा, कहाँ हो तुम? मैं अभी आता हूँ। बख्तावर ने उसको लोकेशन बताते हुए कहा, बड़े भाई, मैंने रिवर्स इन होटल में एक प्राइवेट बूथ बुक किया है। मैं वहीं बूथ में हूँ। समर ने एड्रेस मिलते ही कहा, ठीक है, मैं वहां 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। ये कहने के बाद उसने फोन रख दिया और फोन को जेब में डाल दिया। चूंकि रिवर्स इन होटल अग्रवाल इंडस्ट्रीज के ठीक बगल में था, इसलिए वो कुछ ही देर में वहां पहुंच गया। जब समर होटल में सामने के गेट पर पहुंचा तो ईगल गैंग के दो गुंडे ने उसके सामने आदरपूर्ण सिर झुकाते हुए कहा, नमस्ते भाई। उन्होंने समर को बूथ तक पहुंचाया। बूथ बड़ा विशाल था और लगभग 50 वर्ग मीटर का था। इसे शानदार ढंग से सजाया गया था। बड़ी गोल टेबल के ऊपर करीब बहुत सारे खाना रखा हुआ था। खाने के बगल में वाइन की दो बोतलें भी रखी हुई थी। बख्तावर ने समर को दावत देने के लिए बहुत ज्यादा पैसे खर्च किए थे। 36 प्रकार के खाने और 2 प्रकार की बोतलें उसे लगभग 50,000 रुपए में पड़ी थी। बख्तावर ने उसके आते ही आदरपूर्वक स्वभाव से कहा, बड़े भाई, प्लीज बैठ जाइए, मैं आपके लिए ड्रिंक बनाता हूँ। ये कहते वो समर को उसकी सीट पर ले गया और फिर समर को एक गिलास में वाइन डालकर दी। समर ने घूंट लिया, वाइन की तारीफ करते हुए कहा, वाह, इस वाइन का टेस्ट बहुत बढ़िया है। वाइन रिच और रिफाइंड थी। इसका टेस्ट भी हल्का मसालेदार था। बख्तावर ने समर को वाइन का गिलास और दिया और सम्मान पूर्वक कहा, बड़े भाई, अगर आपको टेस्ट अच्छा लगा तो आप और पी लेना। भविष्य में छोटा भाई होने के नाते मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अगर कोई देखता तो बख्तावर खुद को समर का सब ऑर्डिनेट कह रहा है और वो दंग रह जाता। बख्तावर एक उग्र ग्रोह का लीडर था, बहुत पावरफुल था, लेकिन वो इस लड़के का सम्मान बहुत करता था। समर ने वाइन का एक गिलास और लिया और हल्के से कहा, बख्तावर, तुम मुझे बड़ा भाई कहने की जरूरत नहीं, तुम मुझे बस समर भाई कह सकते हो। बख्तावर ने खुश होते हुए कहा, जी समर भाई, जैसा आप कहें, मैं आपको समर भाई कहकर ही पुकारूंगा। हमारे इस नए रिश्ते की खुशी के लिए मैं आपके लिए एक और ड्रिंक बनाता हूँ। बख्तावर को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। समर ने उसे अपना भाई मान लिया है। उसे पता था कि इसका मतलब है कि समर ने उसे माफ कर दिया। वैसे भी समर ज्यादा प्यारा नाम था। जब उसे समर की भयावह उसने देखी थी, बख्तावर ने समर को फॉलो करने का फैसला कर लिया था। उसे यह आभास हो गया था कि समर कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं। तभी समर ने उससे कहा, बख्तावर, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। बख्तावर ने तुरंत सिर हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ भाई, पूछो ना, क्या पूछना है। मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार हूं, जो मैं जानता हूं। समर ने मुस्कुराते हुए पूछा, बख्तावर, क्या तुम कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चैरिटी इवेंट के बारे में कुछ जानते हो? जब उसने वाइन का सहारा लेते हुए कियारा की बातों को भुलाने की कोशिश की तो उसका दुख और गहरा हो गया था। जितना ज्यादा वो पीता, उसका दिल उतना ही दुखता। बख्तावर ने समर को वाइन का एक ग्लास देते हुए कहा, समर भाई, कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज इंदौर शहर का नंबर 1 कॉरपोरेशन है। उनकी चैरिटी बैंक्वेट में कई हाई रैंकिंग ऑफिसर, अरबपति, समाज सेवी शामिल होंगे। ये कंपनियों के सीईओ के लिए नेटवर्क बनाने और इन्वेस्टमेंट प्राप्त करने का एक शानदार अवसर होता है। समर ने चौंकते हुए पूछा, बख्तावर, क्या कहा तुमने कि चैरिटी बैंकेट सीईओ के लिए एक बढ़िया अवसर है?
बख्तावर ने अपनी बात को पूरी समझाते हुए कहा, हाँ भाई, सीईओ अरबपतियों और गवर्नमेंट ऑफिसर से मिल सकते हैं। इस तरह वो अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए कैपिटल और इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। समर ने उसकी बात को ध्यान से सुनते हुए आगे पूछा, ओह, तो क्या तुम जानते हो कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का चेयरपर्सन कौन है? बख्तावर ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की चेयरपर्सन मिस पायल कपूर है, जो इंदौर शहर की नंबर 1 ब्यूटी है। उसके मुंह से पायल का नाम सुनकर समर ने चौंकते हुए कहा, बख्तावर, क्या कियारा अग्रवाल शहर की नंबर 1 ब्यूटी नहीं है? बख्तावर ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, ओह, ओह समर भाई, मैं तो भूल ही गया था। कियारा अग्रवाल और पायल कपूर दोनों ही इंदौर के सब से शहर की ब्यूटीज हैं। एक बिजनेस वर्ल्ड की देवी है तो दूसरी मोहक की देवी। जब बख्तावर ने पायल के बारे में बात की तो उसकी आंखों में एक उग्र नजर दिखाई दी। समर ने एहसास में माथा पीट लिया। उसे कुछ याद आया और उसने बड़बड़ाते हुए कहा, पायल, ओह, ये तो वही पायल है जो निपानिया पैलेस विला नंबर 14 में रहती है। तभी बख्तावर ने एक और ग्लास वाइन का समर की ओर बढ़ाते हुए कहा, समर भाई, ये लीजिए एक और ग्लास। तभी उसने उत्साह से समर की ओर वाइन का गिलास दिया। समर ने जल्दी से वाइन की दोनों बोतलें खत्म कर दी। समर की ड्रिंकिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी थी। 2 बोतलें वाइन पीने के बाद भी वो कुछ बिल्कुल नशे में नहीं लग रहा था। बख्तावर ने मन ही मन समर की प्रशंसा करते हुए कहा, जैसा मैंने सोचा था, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इस स्ट्रॉन्ग वाइन की बोतल 1 लीटर की थी और लेकिन इस बिना किसी प्रॉब्लम के स्ट्रॉन्ग वाइन की 2 बोतल पी ली। इनकी ड्रिंकिंग कैपेसिटी बहुत अधिक है। सच में ये इंसान कुछ और ही है। पीने और खाने के बाद समर खड़ा हुआ और बख्तावर को उसने अलविदा कहा। बख्तावर ने बहुत ही विनम्रता से सिर झुकाया, सम्मानपूर्वक कहा, अपना ख्याल रखना भाई। अगर आपको कोई जरूरत हो तो बेझिझक अपने छोटे भाई से संपर्क कर लेना। बूथ में मौजूद अन्य दर्जनों लोगों में से सर झुकाकर सम्मानपूर्वक सबने कहा, समर भाई, अपना ख्याल रखना। समर ने एक बार हाथ हिलाते हुए कहा, यस, ठीक है दोस्तों, और शालीनता से बूथ से बाहर निकल गया। होटल के बाहर रात उदास थी। सड़कों के किनारे नए लाइटें टिमटिमा रही थी। भीड़ में हलचल और लेकिन समर का दिल ठंडा था। वो घर पर नहीं जाना चाहता था। कियारा का नंबर विला नंबर 13 और वो हमेशा उस घर में बहुत अकेला महसूस करता था। तभी अचानक वो चलता चलता अग्रवाल इंडस्ट्रीज के सामने पहुंच गया। समर ने अपनी निगाहें केंद्रित की और अचानक महसूस किया कि अग्रवाल इंडस्ट्रीज की लाइटें अभी भी जल रही। उसने जलती हुई लाइटें देखकर कहा, कंपनी की लाइटें अभी तक जल रही है? क्या लोग अभी तक काम कर रहे हैं? रिवर सेन होटल अग्रवाल इंडस्ट्रीज केवल 50 मीटर की दूरी पर था, इसलिए वो जल्दी वहां पहुंच गया। उसने जब कंपनी की लाइटें जलती हुई देखी तो मन ही मन सोचा, कहीं कोई चोर तो कंपनी में नहीं घुस गया? आखिरकार इस समय लाइटें कैसे जल रही? समर के चेहरे के भाव बदल गए। उसे पता था कि शाम के 6 बजे बाद तो सब एम्प्लॉय ऑफिस से घर चले जाते हैं। बिल्डिंग की सारी लाइटें बंद हो जाती है। लेकिन अभी रात के 9 बज चुके हैं और लेकिन तीसरी मंजिल की लाइटें अभी भी जल रही हैं। उसे शक हो रहा था कि कहीं कोई चोर न घुस गया हो कंपनी में। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या कंपनी में कोई चोर घुस गए या कुछ बात और ही है? क्या होगा अब कंपनी के अंदर आगे? क्या समर करेगा आगे? जानने के लिए जुड़े रहिए सुकून एफएम के साथ। दोस्तों, सीक्रेट घर जमाई कहानी आपको कैसी लग रही है हमें कमेंट करके जरूर से जरूर बताते रहें। दोस्तों, आपके लिए हम और भी नई नई कहानियां लेकर आते रहेंगे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।